जी हाँ दोस्तों, आज भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आज़ाद हिंद फौज अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी की हम चर्चा करेंगे। बड़ा ही रोचक ये मुद्दा है और हर किसी को जानने की उत्कंठा होती है कि क्या हमारा आज़ाद हिंद फौज था और किस प्रकार विदेशों में रह कर के भी भारत की आज़ादी के लिए इस संगठन ने अहम भूमिका निभाया, इसे हम जानें। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना एक ऐसे समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हम सभी जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इस विनाशकारी युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसा देश शामिल था, दूसरी ओर धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान जैसे कई राष्ट्र शामिल थे। प्रत्यक्ष रूप से भारत इसमें तो कहीं शामिल नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से घसीट दिया। 1939 ईस्वी में भारतीयों से परामर्श किए बगैर ब्रिटिश राज ने भारतीय सेना को जापान के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया। बड़े संख्या में जापान के खिलाफ भारतीय फौज भेजे गए, लेकिन भारतीय सेना को न तो किसी प्रकार के संसाधन दिए गए, ना वस्त्र दिए गए, ना खाद्य सामग्री दिए गए और ना ही मजबूत हथियार दिए गए। निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों में भारतीय सेना को जापान के खिलाफ पराजय का सामना करना पड़ा। बड़े पैमाने पर भारतीय सेना को बंदी बनाया गया। इसके प्रधान कैप्टन मोहन सिंह थे। कहते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री तोजो के सामने कैप्टन मोहन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर उन्हें अनुमति दिया जाए तो वे आपस में अपने फौज को संगठित कर एक संगठन तैयार करेगा, जिसके माध्यम से वे अंग्रेजों के खिलाफ, साथ ही जो भी धुरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहा है उसके खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी अनुमति दे दी और कहते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, एन.एस. गिल, प्रीतम सिंह जैसे लोगों ने मिलकर 1 सितंबर 1942 ईस्वी को मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से कैप्टन मोहन सिंह ने बड़ी सक्रियता दिखाई। कम समय में ही इस फौज में सैनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। इसका जोश, इसका उत्साह अपने आप में अद्भुत था। दिसंबर 1942 आते आते इस आज़ाद हिंद फौज के अदम्य साहस और उत्साह को देखकर जापान के प्रधानमंत्री घबरा गए। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लैंड की ओर से ही ये मेरे खिलाफ लड़ने लगे, और इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भंग करने का आदेश जारी किया। मित्रों, 1943 ईस्वी की बात है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे और जापान पहुंचकर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए राजी किया कि उन्हें आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठन की अनुमति दिया जाए। उन्हें आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया कि हमेशा वे धुरी राष्ट्र की ओर से मित्र राष्ट्र के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई नेतृत्व थे और कहते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री तोजो के द्वारा उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई। तत्पश्चात 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया
और इस पुनर्गठित आज़ाद हिंद फौज के साथ सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए एक अस्थायी सरकार का भी गठन किया, जिसके प्रधानमंत्री वे स्वयं बने। आज़ाद हिंद फौज के लिए एक ध्वज बनाया गया, जिस पर दौड़ता हुआ चिता प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित किया गया और राष्ट्रगान जन मन गण को इस पर लिखा गया। मित्रों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित इस सरकार को जर्मनी, इटली, जापान समेत विश्व के कई देशों ने शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को काफ़ी मजबूती के साथ संगठित करने की चेष्टा की। कहते हैं कि लाखों सैनिक शीघ्र ही इसमें शामिल हो गए और इसे अच्छे तरीका से संचालित करने हेतु सुभाष ने 4 ब्रिगेड बनाया और एक का नाम उन्होंने दिया गांधी ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, तीसरा सुभाष ब्रिगेड और चौथा महिलाओं के लिए था, इसका नाम दिया झांसी ब्रिगेड, और लक्ष्मी सहगल को इसका प्रधान बनाया। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य भारत की आज़ादी और अंग्रेजों से भारत की मुक्ति को उन्होंने तैयार किया। आज़ाद हिंद फौज में कर्नल राम सिंह, नाजिर हुसैन जैसे लोग भी शामिल थे जो सांस्कृतिक विभाग को देखते थे। सांस्कृतिक विभाग के प्रधान नाजिर हुसैन थे और कर्नल राम सिंह ने इसी समय एक बड़ा अच्छा गीत गाया, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यानी कि पग पग बढ़ा करके हम भारत की आज़ादी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का कदम अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत पर आक्रमण किया, अंडमान निकोबार का विजय करते हुए आगे की ओर बढ़ा और इसी क्रम में उन्होंने इसका नामकरण शहीद और स्वराज्य द्वीप रखा। ऐसा लग रहा था आज़ाद हिंद फौज पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ संपूर्ण भारत को शीघ्र ही अंग्रेजी शासन से मुक्त कर देगा। आज़ाद हिंद फौज अद्भुत उत्साह के साथ, अदम्य साहस के साथ कार्य कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस के जोशीले जो भाषण होता था, वक्तव्य होता था, जैसे तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, दिल्ली चलो, जय हिंद वगैरह वगैरह, इस प्रकार के उत्साहवर्धक विचारों के माध्यम से वे लोगों को प्रभावित करते थे और अंग्रेज मुक्त भारत बनाने की दिशा में हर संभव कार्य करते थे। आज़ाद हिंद फौज को अपने कार्यों में काफ़ी सफलता भी मिल रही थी, लोग काफ़ी उत्साह में थे, लोग जोश में थे, आज़ाद हिंद फौज आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी समय एक दुखद घटना हुई। घटना ऐसी हुई, 1945 ईस्वी आते आते द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली जैसा देश पराजित हो गया, अर्थात धुरी राष्ट्र पराजय की कगार पर पहुंच गया। हालांकि जापान अंत तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए। इसमें पूरा जापान तबाह हो गया। जापान की बहुत सी आबादी समाप्त हो गई, बहुत सारे जो उसके कार्य क्षेत्र थे वह देश पूरी तरह से मिट गया। और ऐसी स्थिति में अब सुभाष चंद्र बोस जो अब तक वहाँ थे, जापान छोड़ने का निर्णय लिया। सुभाष चंद्र बोस रसिया आना चाहते थे और इसी क्रम में 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप के निकट सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहते हैं इसी में संभवतः सुभाष की मृत्यु हो गई। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्र का द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय होना और दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज के सबसे बड़े नेता
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज़ाद हिंद फौज को पूरी तरह से झकझोर दिया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर आज़ाद हिंद फौज में सैनिक को बंदी बनाया। कहते हैं कि प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खां जैसे सेनापति को बंदी बनाकर उन्होंने भारत लाया और दिल्ली के लाल किला में उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। भारतीय राजनेताओं ने, कई वकीलों ने काला कोट पहनकर इन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और इसमें भोलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग शामिल थे, लेकिन इनका प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। आज़ाद हिंद फौज के इन सैनिकों को फांसी की सजा सुनाया गया। जनता आक्रोशित हो गई। दिल्ली में लाल किला को घेर लिया और नारा दिया, लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दे। पूरी तरह से दिल्ली में अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और ऐसी स्थिति में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए आज़ाद हिंद फौज के इन सैनिकों को जो फांसी की सजा मिली हुई थी उसे आजीवन कारावास में बदल दिया और इस प्रकार दिल्ली की अराजकतापूर्ण जो स्थिति थी शांत हो गया। और आने वाले समय में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और सम्मान के साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को जेल से रिहा किया गया और इसमें जो शामिल थे उनका जो समर्पण है, उन्होंने जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, उन्होंने विदेशों में रहकर जिस प्रकार से भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना त्याग किया, निस्संदेह उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई और भारत को आज़ादी में इनका प्रयास बड़ा ही सराहनीय कदम माना गया। नमस्कार।